गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु महेश्वर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ गोल्स लॉ। ओके, गोल्स लॉ हमने देख लिया है क्या है, फिर भी चलो छोटा सा एक फॉर्मूला लेते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, या फिर हमने डीए लिया हुआ था, दैट इज नथिंग बट द फ्लक्स रिगार्डिंगली गिवन क्रॉस सरफेस। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या था, गोल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म था। थियोरेटिकली हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि कर चुके हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ऑल टाइम 5 स्टार क्वेश्चन है। आज जो भी हम 3 डेरिवेशन देखने वाले हैं, ऑल टाइम, सीबीएसई बोर्ड हो, जीएसईबी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ऑल टाइम 5 स्टार की कैटेगरी में आता है। और ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन 2 बार से ज्यादा पूछा ना गया हो। मिनिमम 2 टाइम्स तो पूछा गया बोर्ड में, एक ही क्वेश्चन हो। लाइक ये क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 टाइम्स तो बोर्ड में पूछा ही जा चुका है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने अब तक कोई डेरिवेशन में 5 स्टार नहीं बोला था इस चैप्टर में। अब जो आज 3 डेरिवेशन हम करने वाले हैं वो तीनों के तीनों क्या है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो अब हमारा भी टाइटल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ इंफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कि मान लो कि अभी आप ये कंसिडर कर लो कि हमारे पास क्या है, इंफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अभी भले फाइनाइट दिख रहा हो, आपको मान लेना है ओके कि ये वायर है वो क्या है, इंफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। मतलब इसकी सरफेस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी? डेफिनेटली वन डायमेंशनल हुआ वायर, मतलब कौन सी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब आप क्वेश्चन समझो कि ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सी कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है। तो यहां से मैं डॉटेड दिखा रहा हूं। अब इस इनफाइनाइट वायर से मैं क्या कर रहा हूं, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूं। देखो इस चैप्टर में थ्रू आउट चैप्टर आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा, एक कंसीडरेशन क्या कि गॉस लॉ लगाते हैं तो हमारे पास कोई एक इमेजिनरी सरफेस होनी चाहिए जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। ओके, तो अभी हमने इमेजिनरी सरफेस कंसीडर की जो डॉटेड लाइन से दिखाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ओके, और दूसरी चीज कि हम ये जो भी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं उसकी लेंथ अभी हमने कितनी बोल दी, स्मॉल एल बोल दी। ओके, अब आप बोलोगे कि इनफाइनाइट लेंथ है तो हम इतना क्यों कंसीडर करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि अगर हम कंसीडर करें कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, तो क्या होगा, क्यू बाय एल। मान लेते कि पूरा जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है। ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब इस गॉसियन सरफेस की रेडियस में हम कंसीडर कर रहे हैं कितनी, स्मॉल है। अब आपको क्या लगाना है, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने स्टडी किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट वायर होगा ऐसा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिलेगी, तो गिवन सरफेस से आउटवर्ड ऊपर भी मिलती है और नीचे भी मिलती है। तो इसमें भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि गिवन सरफेस है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लाइक 3 सेक्शन में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये फर्स्ट, ये दूसरा जो सर्कुलर सेक्शन है वो, और तीसरा जो कर्व सरफेस है वो। ओके, 3 सरफेस में डिवाइड कर दो। हमने ऐसा न्यूमेरिकल किया हुआ है कि लाइक इसमें भी आपको कुछ फ्लक्स मिलने वाला है φ1, यहाँ पर कुछ फ्लक्स मिलेगा φ2, और इस सरफेस के लिए फ्लक्स मिलेगा φ3। तो अब आप अगर फर्स्ट सरफेस कंसीडर करोगे तो देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, अपवर्ड होगी। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया कहां पर मिलेगा, कि लाइक यही आप वायर कंसीडर करो, ये काफी छोटा वायर है तो इसमें एरिया आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी, सो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ। ये वायर आप मान लो कि ये वायर है, उसका गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, तो इस सेक्शन के लिए एरिया कहां पर मिलेगा, डेफिनेटली इससे परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, गिवन सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये सर्कुलर सेक्शन है, उससे परपेंडिकुलर बाहर की साइड आएगा। सो मैंने यहां पर बता दिया, ये उसका एरिया छोटा सा या पूरा बोल दो डी है। तो सिमिलरली यहां पर एंगल कितना बना, θ1, इट्स 90। सिमिलरली आप दूसरी सरफेस कंसीडर करोगे, अगेन पॉजिटिव चार्ज तो कंटिन्यू रहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली अपवर्ड, लेकिन ये एरिया इसका मिलेगा आउटवर्ड, डी है। सो अगेन एंगल θ2 इज हाउ मच, इट्स 90 डिग्री। ओके, आई होप अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। नाउ थर्ड वन, इसका कर्व्ड सरफेस कंसीडर करो। यही आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, इसकी कर्व्ड सरफेस है, और पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर फैला हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, ऊपर, और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया भी कहां पर, अपवर्ड। तो इसमें थीटा कितना होगा, इट्स 0, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अब हमें यहां पर क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है।
तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से फॉर्मूला में आती है, गोस लॉ में आती है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। मतलब मुझे इन दोनों को जैसे तैसे करके कोरिलेट करना है। ओके, सो इट्स अ सिंपल मेथोडोलॉजी। सो अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इस गॉसियन सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स enclosed by Gaussian surface। तो इस सरफेस की हम बात करें तो इसकी लेंथ हमने L कंसीडर की हुई है, तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सो फाई 1 इज हाउ मच, फाई 1 दैट इज व्हाट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी ए कोस 90, फर्स्ट सरफेस के लिए था। सिमिलरली फाई 2 मतलब व्हाट, इट इज अगेन दूसरा जो सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए, सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस 90, सो इट्स अगेन 90 डिग्री। नाउ फाई 3 दैट इज व्हाट, फ्लक्स रिगार्डिंगली दिस कर्व्ड सरफेस, सो प्लस क्लोज इंटीग्रेशन अलोंग द थर्ड सरफेस ई डी ए कोस 0। सो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, सो ये टर्म चला जाएगा। सो फाइनली फ्लक्स कितना मिला, E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब इस कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा, कि अगर हम अभी L लेंथ के लिए जा रहे हैं, गॉसियन सरफेस हमने कहां पर कंसीडर की, L लेंथ के लिए की। गॉसियन सरफेस का पर्पस क्या होता है, बाबा आप सोच रहे हो कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इतने रीजन के लिए अभी हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो हम अभी इतने रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, भले इनफाइनाइट के लिए कर रहे हो, एट द एंड क्लियर हो जाएगा कि मैं अभी सिर्फ इतने रीजन के लिए क्यों कर रहा हूं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी है, तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एल। सो मैं यहां पर क्या कंसीडर कर रहा हूं, 2 पाई आर एल। याद करो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर एल हमने कंसीडर किया। नाउ बिकॉज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, सो ये आपको टोटल फ्लक्स मिला। अब गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इज इक्वल टू व्हाट, ई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एल। अब क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इनटू एल। सो मैं इस क्यू को क्या लिखूंगा, लैम्डा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एल। सो एल गया, सो फाइनली ई इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो आप देख सकते हो लेंथ चाहे कितनी भी लेंथ के लिए अभी हम कंसीडरेशन करके जाए, लेंथ तो आंसर में आया ही नहीं। ओके, मतलब कोई दिक्कत होगी नहीं। और आर क्या है, तो आर मतलब अभी मैंने यहाँ पर सपोज पॉइंट पी पर कंसीडर किया, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, भले ना हमने यहाँ पर रेडियस कंसीडर की हो, वही यहाँ पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से। याद करो ऐसा ही फॉर्मूला हमने इससे पहले सोल्व किया हुआ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल आया था, उस टाइम पर मैंने आपको समझाया था कि ऐसा ही गॉस लॉ से करेंगे। तो ये देखो गॉस लॉ से काफी आसान हो जाता है। तो इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करूं तो आपको ये क्या दिखेगा, 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखते हैं, सो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, 2 के लैम्डा बाय आर। So it's the formula to find out electric field due to infinitely long straight wire। ये भी सही है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसको मॉडिफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाय आर। सॉरी ये आर है, प्रिंट मिस्टेक। सो इट्स व्हाट, 2 के लैम्डा बाय आर। सो आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे इनवर्स प्रोपोर्शनल में है अगर वायर है, कि जैसे जैसे मैं इस वायर से ऊपर चला जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, सो दैट्स इट। तो ये काफी आसान रहता है यहाँ से गॉस लॉ से फाइंड करना। ओके, सो अब आपको ये लिखना पड़ेगा। और एक चीज कि अब हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज प्लेन शीट। ओके, तो इन्फिनिटली चार्ज शीट की बात करेंगे अब हम। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज प्लेन शीट। तो उसमें क्या होगा कि हम एक प्लेन शीट कंसीडर करेंगे, ऐसे ही इनफाइनाइट लेंथ होने वाली है, लेकिन अभी हम इतना सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं
तो इसमें चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो भी आपको सीट दिख रही है, मान लो कि ये आपकी सीट है, कि ये जो भी अभी नेट दिख रही है वो क्या है, यहाँ पर चार्ज मौजूद है। ओके, तो ये सीट ऐसे अरेंज की हुई है, ऐसे नहीं है। अगर आपको ऐसे दिख रही है तो बी केयरफुल, ये इसको हमने ऐसे अरेंज किया हुआ है। ओके, ये सरफेस है। तो अगर यहाँ पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और ये इंफिनिटी लॉन्ग है, ओके, तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज की बदले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस साइड अगर मैं बात करूं तो बाहर की साइड होगी, अगर सिमिलर इस साइड भी क्या होगी, बाहर की साइड जाएगी। तो अब इसके लिए अगेन हमारा बेसिक काम क्या होता है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करना। आप कुछ भी स्टडी करो, सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे, रोटेट के साथ दिखाना होता है, ऐसे भी चलेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा। तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने का फायदा एक ही है कि हमें यहां पर जो ये इनफाइनाइट था वर्ड हमारे सामने, वो एक रेंज में आ जाएगा। तो अब इस सरफेस के लिए अगेन आप देखोगे तो पहले सरफेस के लिए फ्लक्स φ1 मिलने वाला है, इसके सरफेस के लिए φ2 मिलेगा और यहाँ पर φ3 मिलेगा, हमारी कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी है। तो अब इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सरफेस का हमने बोल दिया a, तो इसका भी कितना रहने वाला है a। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किए तो इसके लिए एरिया तो डेफिनेटली ये मिला d है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगी, उसी की डायरेक्शन में मिलेगी। सिमिलरली इस सरफेस के लिए मैं अगर कंसीडर करूं, एरिया डी बोलो या ए बोलो, देखो आप पर डिपेंड्स है, आप डायरेक्टली ए बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस सरफेस के लिए कंसीडर करो, हमने अब तक डी लिया है तो डी कंसीडर कर सकते हो। अगर तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी उस साइड भी जाएगी, ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही साइड बाहर जाए। लाइक सीट ऐसे रखी हुई तो इस साइड भी फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो, और दूसरी साइड भी बाहर निकलेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम कंसीडर करें तो ये ई होगी और ये एरिया अगेन बाहर की साइड होगा। अगेन यहाँ पर θ1 कितना 0 डिग्री, यहाँ पर θ2 कितना 0 डिग्री। लेकिन अगर ये यहाँ पर कोई पॉइंट भी कंसीडर करो तो इसका एरिया वेक्टर कहां पर मिलेगा, ऊपर, लेकिन फील्ड कहां पर होगी, इस साइड होगी। सो ये एंगल कितना हुआ, θ3 90 डिग्री हुआ। ओके, सो ये आपको क्या मिला अभी कि जो आपके पास गॉसियन सरफेस की सरफेस थी वहां पर फ्लक्स कैसे मिलने वाला है, उसका आपने बैकग्राउंड बनाया। तो अब हम देखें यहाँ पर, तो टोटल फ्लक्स और इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, आपको बताना है। आप सोचो कि अगर ये सरफेस कंसीडर कर रहा हो, प्लेन सरफेस, ओके, तो इसमें लेमड़ा तो नहीं आ सकता लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो कौन सी चीज आ सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। ओके, तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो अब अगर हम कंसीडर करें तो टोटल फ्लक्स रिगार्डिंग दिस गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 इज इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कोस थीटा। तो थीटा कितना है 0 डिग्री, चलो लिख दो, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन φ2 के लिए जा रहे हैं, सेकंड सरफेस हमने ये कंसीडर की, सो अगेन व्हाट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस 0। अगेन थर्ड सरफेस कंसीडर कौन सी की, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के लिए क्या आएगा, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस 90। अब आप भली बात जानते हो क्या करना है, प्रोसीजर सेम है, ई इंटीग्रेशन डी ए दैट इज व्हाट ए, प्लस अगेन ई डी ए है तो इंटीग्रेशन डी ए मतलब व्हाट, टोटल एरिया। तो इसका एरिया हमें मालूम है, होगा, आपको दिया होगा जनरली। ओके, सो इसकी चिंता मत करना कि मैंने इसमें पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, जरूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे। तो ई ए प्लस इसका तो 0 ही है। सो फाइनली टोटल फ्लक्स हमें कितना मिला, 2EA। लेकिन आपको गॉस लॉ का दो फॉर्मूला को कंबाइन करके रखना होता है, कौन सा, तो देखो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर टोटल चार्ज ही हमने बोल दिया कितना है, क्यू है अभी, तो यहाँ पर फाइव की जगह पर क्या रखूंगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये गॉस लॉ अगर आपको नहीं मालूम है तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे से नहीं, कोई भी फिजिक्स गुरु से कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्यू की वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हाट सिग्मा इनटू ए, तो जो जरूरत पड़े वो रखते जाना है। क्यू इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इनटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, ए गया। सो फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली, सब्जेक्ट बनाओ,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट की वजह से कितनी मिलेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो आपने एक चीज कौन सी ऑब्जर्व की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था. ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर इंफिनिटली चार्ज प्लेन शीट. तो इंफिनिटली चार्ज प्लेन शीट के लिए तो डिस्टेंस पर डिपेंड्स नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी. मतलब इस शीट से मैं 5 मीटर की दूरी पर फाइंड करना चाहूं या 10 मीटर की दूरी पर फाइंड करना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी. क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो हर एक पॉइंट्स पर सेम रहेगी. सो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है. सीबीएसई बोर्ड में 2017 या 18 में दोनों में से एक में ये पूछा गया क्वेश्चन है. ओके, 1 मार्क्स का. ओके, तो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन में आता है, बेसिक एमसीक्यू में भी हो सकता है 1 मार्क्स के. तो ये क्या था, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अब हमें क्या करना है, ये तो हमने अभी सिर्फ एक सीट कंसीडर की. अब हम 2 पॉजिटिव सीट को एक आजू बाजू में रख दे या एक पॉजिटिव और नेगेटिव को रखे तो क्या होगा. ओके, तो वो अभी हम देखने वाले हैं. सो अब हम देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स. मतलब कि अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट है, ऐसे अरेंज किया हुआ है. चलो, तो इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे वाली पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, और हम बोल देते हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2. तो अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके डिफरेंट पॉइंट्स P, Q और R पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो उससे पहले आप ये सोच लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंफिनिटली चार्ज प्लेन शीट कितनी मिली थी हमें, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिली थी. ओके, कोई भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है इंफिनिटली चार्ज प्लेन शीट के लिए. तो अब अगर मैं पॉइंट P की बात करूं, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स. पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड जाती है. मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, E1 आउटवर्ड. सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट वाला है, उसकी वजह से भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन आउटवर्ड होगी. ओके, मतलब पॉइंट P पर E2 भी क्या मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा. तो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P क्या मिला हमें, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में. अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो फाइनली इट्स व्हाट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ओके, कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ बेसिक फंडामेंटल चीज लगानी है. अगेन पॉइंट Q के लिए हम जाए, सोचना थोड़ा कि ये प्लस पहली वाली सीट की वजह से पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगी, बाहर की साइड मिलेगी. क्योंकि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं उस पॉइंट पर क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर आप भूल गए हो तो ध्यान रखना. सिमिलरली दूसरी वाली प्लेट की वजह से पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये उसको क्या करेगी, रिपल करेगी. सो फाइनली ये E2 बोल दिया. जैसे कि मैंने बोला सिग्मा 1 ज्यादा है, सो EQ क्या आएगा, दैट इज E1 माइनस E2, क्योंकि सिग्मा E1 क्या होता है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. E2 क्या होगा, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो फाइनली इट्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इट्स योर आंसर. अब आपको सोचना है R पॉइंट है उसके लिए. अब आप आराम से अंदाजा लगा पाओगे आई होप कि पहली वाली सीट की वजह से R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, डेफिनेटली क्या होगी, ये पॉजिटिव है तो उसको क्या करेगी, धक्का मारेगी. सो E1 यहां पर आया. सिमिलरली पहले दूसरी वाली सीट की वजह से R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन होगी. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है. सो फाइनली इट्स व्हाट, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2. तो ये यहां पर भी E1 प्लस E2 आया था. सो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 मतलब सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इट्स फाइनल सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फील्ड एट R पॉइंट. तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट है उसके लिए हम फाइंड करना चाहते हैं.
सो इट्स नथिंग बट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ कैपेसिटर। अब ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो, कैपेसिटर। दैट इज अवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज अगेन आपके सामने आने वाली है, सो बी केयरफुल। ओके, तो अगर हमने अभी कौन सा टाइटल दिया, ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेन शीट, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर ही लिया है, तो इसमें हम कौन सा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। मान लेते हैं पहली सीट में सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है, दूसरी वाली सीट में सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है। अगेन हम कंसीडर करके जाते हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार यही कंसीडरेशन करो, डिपेंड्स है क्वेश्चन की कंडीशन पर। अगेन हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट P पर फाइंड करेंगे, पॉइंट Q पर फाइंड करेंगे और पॉइंट R पर फाइंड करेंगे। सो अब आप होशियारी हो, सो लगाना शुरू कर दो मेरे साथ कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है उसकी वजह से पॉइंट P पर ये क्या करेगी, उसको धक्का लगाएगी। मतलब पॉइंट P पर पहली वाली सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहां पर मिली। सिमिलरली ये दूसरी नेगेटिव प्लेट है, उसकी वजह से P उसको P पर क्या करेगी, अपनी साइड खींचेगी, क्योंकि नेगेटिव है तो वो क्या करेगी, अपनी साइड खींचेगी। मतलब ये आया E2 क्योंकि नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगी। ओके, नाउ अगेन Q पॉइंट की बात करें तो Q पॉइंट पर पहले P पॉइंट पर रिजल्टेंट को डिस्कस कर ले। सो EP इज इक्वल टू E1 माइनस E2। सो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 दैट इज सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली इट्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सिमिलरली Q पॉइंट पर फाइंड करो। चलो तो लगाना चलो शुरू कर देना है आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा, उसको धक्का लगाएगा। सो दैट इज E1। अगेन नेगेटिव चार्ज है पॉइंट Q पर, डेफिनेटली क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो उसको क्या करेगा, खींचेगा। मतलब कि E1 और E2 पॉइंट Q पर सेम डायरेक्शन में आया। सो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q दैट इज E1 प्लस E2। So E1 is equal to sigma 1 by 2 epsilon naught, E2 is equal to sigma 2 by 2 epsilon naught. So finally it's what? Sigma 1 plus sigma 2 by 2 epsilon naught. That's it. अब R के लिए क्या करना है, आपको सोचना है। चलो फिर भी मैं करवाऊंगा, मेरा कर्तव्य है कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है उसकी वजह से R पर फाइंड कर रहा हो तो ये पॉजिटिव प्लेट उस पर क्या करेगी, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। सो दैट इज E1। अगेन ये दूसरी वाली प्लेट नेगेटिव है, वो R पर क्या करेगी, अपनी साइड एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। सो फाइनली इट्स व्हाट, E2। अब आपको सोचना है कि R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलने वाली है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R दैट इज नथिंग बट E1 माइनस E2, जो पहले वाले में किया है E1 माइनस E2। सो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख रहा हूं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। ओके, सो ये हमें मिला यहाँ पर कि डिफरेंट चार्ज प्लेट होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन से पॉइंट पर क्या इफेक्ट होती है। ओके, काफी बेसिक और फंडामेंटल चीज है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, अब एक टॉपिक इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है जो भी हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकली चार्ज स्फेरिकली चार्ज स्फीयर। ओके, चार्ज स्फेरिकली बॉडी के लिए हम जाने वाले हैं अभी। सो अब हम देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। डेफिनेटली यहां से तो आपको कुछ समझ में आया नहीं। आपका ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ये स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, स्फीयर और स्फेरिकल सेल में क्या डिफरेंस है। जो आप वाटर बैलून देख रहे हो वो क्या है, स्फीयर है, अंदर से भरा हुआ। और ये अभी बॉल देख रहे हो या क्रिकेट का बॉल देख रहे हो, फुटबॉल का बॉल देख रहे हो, बास्केटबॉल का बॉल देख रहे हो, अंदर से क्या होता है, खाली होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल। ओके, सो होलो स्फीयर बोल सकते हैं। तो यहां पर हम कंसीडर करें तो क्या हमें यहां पर देखना है, ये स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसके अंदर वाले पॉइंट पर और बाहर वाले पॉइंट पर। तो चार्ज स्फेरिकल सेल है तो डेफिनेटली कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो अभी हम कंसीडर करें कि इनसाइड द सेल की लाइक अभी ये मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास ये चार्ज स्फेरिकल बॉडी है जिसका सेंटर O और इसकी रेडियस मैंने बोल दी R है। अब इसके इनसाइड कोई भी पॉइंट के लिए मैं जाना चाहता हूं, इसमें चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, ऐसे यूनिफॉर्मली। तो इसके इनसाइड में R डिस्टेंस पर जाना चाहता हूं।
मतलब मेरे लिए गॉसियन सरफेस कौन सी हो गई, ये हो गई, इट इज व्हाट, गॉसियन सरफेस। कि आप जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो उसको आप क्या कंसीडर, एक पर्टिकुलर कंसीडर कर रहे हो, तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो अब ये आर पॉइंट अंदर है, देखो ऑलरेडी इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, सो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज हाउ मच, 0। ओके, क्योंकि इसकी सरफेस पर चार्ज है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो बी केयरफुल कि इसके अंदर नेट चार्ज 0 है। सो अब अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का ये फॉर्मूला लगाए, गॉस लॉ अप्लाई करें, तो चार्ज ही क्या है, 0 है। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। तो एरिया तो 0 हो नहीं सकता, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, 0। सो इट्स आवर कंक्लूजन कि हमारे पास अगर कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है, टेनिस बॉल कंसीडर करो, बास्केटबॉल कंसीडर करो, ये भी बॉल कंसीडर करो, तो इसके अंदर वाले कोई भी पॉइंट पर सरफेस के अंदर, ये तो हमने सिर्फ इतना आर रेडियस कंसीडर किया, कुछ भी कंसीडर करो कि फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। ओके, ना क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर चार्ज कुछ है ही नहीं। याद करो गॉस लॉ में क्या होता है कि नेट चार्ज एनक्लोज बाय बॉडी जितना फ्लक्स होता है, तो नेट चार्ज ही कुछ नहीं है तो फ्लक्स कुछ नहीं, फ्लक्स कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब जो दूसरा चीज है वो आपको समझना है, आउटसाइड द सेल। ओके, कि अगेन हम इसके लिए दूसरा डायग्राम बनाएंगे कि मान लेते हैं ये आर रेडियस वाला है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके आउटसाइड हम फाइंड करना चाहते हैं, तो अब आउटसाइड फाइंड कर रहे हैं तो वहां पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ओके, इट इज व्हाट आवर गॉसियन सरफेस। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी हमने बोल दी, स्मॉल आर बोल दी। तो अब हमारा केस क्या है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब अगर मैं बोलूंगा इसके लिए कि चार्ज 10 कूलम है, इसको बड़े वाले स्फीयर के अंदर, बड़े वाले सेल के अंदर रख दूंगा तो भी चार्ज कितना होगा, 10 कूलम भी रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ नहीं रहे हो। ओके, कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस बॉल पर चार्ज 10 कूलम है, इसको बास्केटबॉल के अंदर रख दूंगा तो बास्केटबॉल पर भी चार्ज कितना होगा, 10 कूलम। ओके, समझ रहे हो कि आपके पॉकेट में अगर बोलो कि 10 रुपीस है, अब पॉकेट में से वॉलेट में आप डालो या अपर पॉकेट में डालो, लोअर पॉकेट में डालो, आपके पास होंगे कितने टोटल, 10 रुपीस। तो यही बात है कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर चार्ज क्यू है तो इसके अंदर कितना होगा, यस डेफिनेटली क्यू चार्ज ही होगा। सो अप्लाइंग गॉस लॉ, सो गॉस लॉ अप्लाई करें अगर हम, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई डी ए, अब कोई भी जगह पर आप कंसीडर करो छोटा सा एरिया एलिमेंट, कोई भी जगह पर, चलो यहां पर मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, गिवन सरफेस पर रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मली होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन है। सो ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए cos 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होगा स्फेरिकल सेल के लिए, स्फीयर वाला ही, स्फेरिकल सेल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट बिकॉज ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA दैट इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square. 1 by 4 pi epsilon naught that is what KQ by R square. So ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ऐसा ही कुछ मिला था। अब अगर हम सरफेस की बात करें, एग्जैक्ट सरफेस पर फील्ड फाइंड करनी है, सो फॉर सरफेस ये जो भी R है बड़ा वाला वो कितना कंसीडर कर लेंगे, कैपिटल R। सो ई सरफेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस डिस्टेंस के लिए तो हमने क्या कंसीडर किया कि अप टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हम एक पॉइंट दिखा देंगे R इज इक्वल टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलो, लेकिन उसके बाद में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होती है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R स्क्वायर। सो
E is inversely proportional to r square का गुणन की वेरी होगी, तो इसका ग्राफ का नेचर क्या आएगा? E is inversely proportional to r square, here it is E max. ओके, मतलब कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी, उसके बाहर जाएंगे तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसके अंदर सरफेस के अंदर जीरो. सो इट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ओके, सो दैट्स इट. ओके, सो यहां से ये चैप्टर समाप्त होता है. ओके, सो आपको यहाँ पर क्या करना है? अब इसकी प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आप करने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होगी. सो थैंक यू.